आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर। मैं हूं सिर्फ आपके सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्णमाला तथा स्वर के बारे में। आज एसएससी जीडी की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ रही हैं 2024 में होने वाली फरवरी में। तो इसलिए हम आज बात कर रहे हैं कि हिंदी में कुछ व्याकरण की बातें हैं, जैसे कि वर्णमाला तथा स्वर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसकी कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अ, बड़ी ई, क और ख। मान लीजिए अगर इसका बड़ी ई इसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह वर्ण है। और पहले हम बता चुके हैं कि वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या सामान्यतः 52 है। और प्रत्येक वर्ण की लिखने की एक लिपि होती है, जिसे प्रत्येक वर्णों की लिखने की एक लिपि होती है, इसे वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्णों की लिखने की एक लिपि होती है, जिसे वर्ण संकेत कहते हैं। और आगे हम बात करने जा रहे हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे क से ज्ञ तक, इसमें बहुत सारे वर्ण आ जा रहे हैं, वर्ण आ रहे हैं, इसलिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें स्वरों की संख्या 10 है और व्यंजन की संख्या 35 है। ये उच्चारण के आधार पर हम बात कर रहे हैं। और जैसे ही हम इसके बाद हम बात करेंगे लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 होती है। जैसे कि मान लीजिए कि स्वर की संख्या इसमें है 13, व्यंजन की संख्या है 35 और संयुक्त व्यंजन भी इसमें आ जाते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। 3 हो गया 15, 48 4 52। तो जैसे हम बात करेंगे लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है और उच्चारण के आधार पर 45, तो फिर यानी अंतर कैसे हो गया, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए स्वर लिख रहे हैं हम, स्वर और आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, उ, औ, अं और अ। जो अंतर है उच्चारण और लेखन के आधार पर, वह अंतर है जैसे कि री, अंग और अ। जैसे ही हम उच्चारण की बात करते हैं तो इन तीनों को छोड़ देते हैं और लेखन के आधार पर इन तीनों को लिख देते हैं। इसीलिए वर्णों के जैसे कि वर्णों की संख्या, जैसे मान लीजिए स्वर है, इसमें अगर हम 3 को छोड़ दे रहे हैं तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, लेकिन लेखन के आधार पर यह 13 है। तो इसीलिए मान लीजिए कि री को, जैसे कि लेखन और उच्चारण के आधार पर जो अंतर हो रहा है, मान लीजिए कि री है। अब री को जैसे कि ये लेखन के आधार पर ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसको ऐसे री ऐसे उच्चारण कर रहे हैं।
तो लेखन के आधार पर तो ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन इसका तो उच्चारण ऐसे हो रहा है। तो यही कारण है कि हम री को उच्चारण के आधार पर ऐसे करते हैं और लेखन के आधार पर ऐसे। तो उच्चारण में जैसे जैसे ही जब उच्चारण की बात होती है तो इस री को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि लेखन उच्चारण में तो हम तो इस री की कल्पना कर रहे हैं और लेखन के आधार पर इस री की कल्पना कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि ये उच्चारण के आधार पर है, ये लेखन के आधार पर, इसीलिए संख्या 10 और 13 हो रही है। और आगे हम बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला के प्रकार जैसे कि उसका क वर्ग, च वर्ग, जैसे जैसे बात करेंगे हम क वर्ग की। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ठीक। और हम बात करेंगे च वर्ग की। तो च, छ, ज, झ, ञ। इसके बाद हम करेंगे जैसे कि मान लीजिए क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, और मान लीजिए त वर्ग हो गया। तो त, थ, द, ध, न, ये द वर्ग हो गया। जैसे ही हम आगे बात करेंगे, मान लीजिए कि प वर्ग के बारे में, ट वर्ग पहले मान लीजिए कि हम ट वर्ग के बारे में करेंगे। तो ट, ठ, ड, ढ, ट, ड, ढ, अड़। तो इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इसमें द्विगुण व्यंजन है ये। अब इसको ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ढ को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो गुण हो गया, एक ये गुण हो गया और ये गुण हो गया, इसीलिए हम इसको द्विगुण व्यंजन भी करते हैं। ये जो ड और ढ है ये द्विगुण व्यंजन है। जैसे इसमें ऐसे है और ये ऐसे है, तो इसको द्विगुण व्यंजन की व्यंजन की हम कल्पना कर रहे हैं। फिर हम आगे बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की जब हम बात करेंगे, अंतस्थ व्यंजन, तो इसमें य, र, ल, व, जैसे कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 4 है। अंतस्थ व्यंजन की बात कर ले रहे हैं, य, र, ल, व। और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन का मतलब यह हुआ कि अंदर से आवाज है, जैसे य, र, ल, व, जैसे अंतस्थ व्यंजन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसा व्यंजन जिसको बोलने पर ऊष्मा की उत्पत्ति हो। जैसे ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो इसमें आता है तलावी स, मूर्धनी स, डांटी स और ह। जब इन हम वर्णों की उच्चारण करते हैं ये ऊष्म व्यंजन है। तो जैसे ही ऊष्म व्यंजन का मतलब यह हुआ कि जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। जैसे तलावी स, मूर्धनी स, डांटी स, ह, इनकी संख्या भी 4 होती है। और हम पहले ही इसके पहले हम बता चुके हैं कि जो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 है। और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। जो संयुक्त व्यंजन हम जो 4 हो रहा था उसमें 52 में, तो वही संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे। तो जैसे अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बोले तो 4 होती है। और इसके बाद ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और यहाँ पर व्यंजन, उस अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 है। और इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। तो
इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। मतलब कि यह 12 है जो अलग है, मतलब ये अपने आप में अलग तरह की किस्म के जो वर्ण हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे स्वर के बारे में। जैसे स्वर की बात हम करेंगे तो स्वर मतलब कि ऐसी स्वतंत्र बोले जाने वाली वर्णों को जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए वर्ण उसको हम स्वर कहते हैं। जैसे स्वरों की जैसे ही हम बात करते हैं तो इसमें जैसे कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, और तो जैसे ही हम स्वरों की बात करते हैं तो इसमें स्वरों की संख्या 13 है। जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आज अब उच्चारण और लेखन के आधार पर हम यहाँ ही समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर री और यह उच्चारण में तो छूट जाते हैं लेकिन लेखन में आ जाते हैं। जैसे उच्चारण में हम पहले ही बता चुके हैं कि री को उच्चारण हम करते हैं ऐसे। री का उच्चारण हम री का कल्पना हम ऐसे री की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन लिखते हैं हम ऐसे। मतलब कि लिखावट और उच्चारण में यह अंतर जो है यही इसका 10 और 13 के बीच में जो डिफरेंस जो कर रहा है कि इसी के कारण ऐसे ही कारण हो रहे हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 3 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए उच्चारण की जब हम बात करते हैं तो जैसे हास्य स्वर, ठीक, हास्य स्वरों की जो बात करेंगे इसमें ऐसा स्वर जो सबसे कम समय में बोल दिया जाए। मतलब हास्य स्वर का ऐसा यह है कि मतलब दीर्घ स्वर से कम शब्दों में बोले जाए। हास्य स्वर में आ जाते हैं और छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये हास्य स्वर है। मतलब यह हुआ कि यह कम शब्दों में इनका हम उच्चारण करते हैं, जैसे और छोटी ई, छोटा ऊ, री। और इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो जैसे 2 नंबर पर है दीर्घ स्वर। जैसे ही दीर्घ स्वर की हम बात करते हैं तो हमारा दीर्घ स्वर मतलब लिखने से ही हमें यह पता चल रहा है कि इसकी बोलने की जो समय है, जो अवधि है, जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। दीर्घ स्वरों की जैसे हम संख्या की बात करेंगे तो इसमें 7 है। और हम पहला है हास्य स्वर। हास्य स्वर में स्वरों की संख्या 4 है और इसमें 7 है तो 7 4 11 हो गया। और 2 लुप्त स्वर में आते हैं। तो जैसे हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर की चर्चाओं के अंतर्गत हम बात करेंगे। जैसे दीर्घ स्वर की जैसे ही हम बात करेंगे तो दीर्घ स्वर में स्वरों की संख्या 7 है। तो वो 7 कौन कौन है? जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और आ। जैसे कि यह 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर यह 7 है, ठीक। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दीर्घ स्वर का मतलब यह है कि इसका उच्चारण का समय जो है वहाँ से स्वर से ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसका दीर्घ स्वर यहाँ पर हम कल्पना करते हैं। तो दीर्घ स्वर के बाद हम दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर का मतलब यह हुआ कि ऐसा स्वर जो एक ही स्थान से बोले जाते हैं। जैसे कि आ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ। यह ऐसा स्वर है, सजातीय स्वर है जो एक ही स्थान से बोले जाते हैं। और दूसरा है, इसके बाद है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर की जब हम बात करते हैं, विजातीय स्वर, जो विजातीय स्वर की जब हम बात कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर, तो विजातीय स्वर का मतलब यह हुआ कि बोलने का जो स्थान है वो विभिन्न स्थान है। जैसे कि मान लीजिए कि विजातीय ए, ओ और औ, ये हो गए विजातीय। उसमें तो 2-3 थे, इसमें 4 है, तो 4 में 7, तो मतलब कि यह दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बस जातीय और विजातीय में। तो ए, ओ और औ ये विजातीय स्वर है। मतलब विजातीय स्वर कहने का अर्थ यह है कि इसका उच्चारण विभिन्न स्थानों से हो रहा है। जैसे ही हम ए की बात करेंगे तो ए का उच्चारण विभिन्न स्थानों से हो रहा है। तो इसलिए तो बात इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे लुप्त स्वर के बारे में, जो तीसरा इसका भाग है। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो यहाँ पर हम लुप्त स्वर की जब हम चर्चा करेंगे तो लुप्त स्वरों की संख्या 2 है। तो 2 कौन कौन है? तो अंग और अ। मतलब यह होगा कि इनका उच्चारण हास्य से भी ज़्यादा समय लेगा और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लेगा। मतलब यह कि यह दोनों से ज़्यादा समय लेगा। तो यह दोनों से ज़्यादा समय लेगा, इसलिए यह लुप्त स्वर है। और जैसे ही हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि स्वरों की संख्या, स्वर की संख्या, तो जैसे ही हम बात करेंगे कि हास्य स्वरों की संख्या 4, हास्य स्वरों की संख्या 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या 7, और लुप्त स्वरों की संख्या 2। तो 7 से 11 तो 13। यहाँ पर हम मतलब लिखावट के आधार पर हम बातें कर रहे हैं। तो लिखावट और लेखन में जो री का अंतर है, मतलब जो लिखने का मतलब जैसे ही लिखावट और उच्चारण की जब बात करेंगे तो इसमें लेखन में हम 13 की बात करेंगे, और उच्चारण में मतलब लेखन में 13 और उच्चारण में मात्र 10 की बातें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।